मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है टेरिसा नाम की एक लड़की को जो नदी के किनारे बैठकर एक बुक पढ़ रही है और तभी उसका एक दोस्त कैलेब भी वहाँ ड्रोन उड़ाते हुए आ जाता है। फिर ये दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं जिससे हमें पता चलता है कि तीन दोस्त वेकेशंस मनाने आए हुए हैं, टेरिसा, कैलेब और जेसिका। क्योंकि जेसिका काफ़ी बीमार है तो टेरिसा जेसिका को देखने के लिए अंदर घर में जाती है, जहां वो देखती है कि जेसिका बेड पर लेटी हुई है। अब टेरिसा वहीं बैठ जाती है और टाइम पास करने के लिए एक बुक रीड करने लगती है। बुक वो तेज़ आवाज़ के साथ रीड करती है ताकि वो जेसिका भी सुन सके और उसका थोड़ा मूड चेंज हो। लेकिन अचानक जेसिका उठकर बैठ जाती है और बहुत अजीब अंदाज में वही बुक रीड करने लगती है जो टेरिसा उससे सुना रही थी। टेरिसा ये देखकर काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि जेसिका की आवाज़ भी काफ़ी तब्दील लग रही थी, जैसे वो उसकी आवाज़ ही ना हो। फिर अचानक जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है और अजीब तरीके की उल्टियाँ करने लगती है। जेसिका की आंखों का रंग भी तब्दील है। अब जेसिका अपनी दोस्त टेरिसा को, जो उसके पास ही खड़ी थी, उससे सर से खींचकर उसके बालों की स्किन को उसके सर से अलग कर देती है। अब जेसिका बाहर नदी की तरफ जाकर कैलेब, जो कि वहीं नदी के किनारे बैठा था, उसका सर धड़ से अलग कर देती है। बहुत ही बेरहमी के साथ जेसिका ने अपने दोनों दोस्तों को कत्ल कर दिया। अब जेसिका हवा में उड़ती दिखाई देती है। यहीं से मूवी अपनी असल स्टोरी की तरफ बढ़ती है जिसका नाम है इविल डेड राइज। एक्चुअली जेसिका कौन है और वह सब क्यों कर रही है, इसे समझने के लिए मूवी में गुजरा हुआ दिन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक पुरानी सी बिल्डिंग में एली नाम की वुमेन अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। वहीं आगे दिखाया जाता है एली की सिस्टर बैथ उसके घर आती है कुछ दिन उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। क्योंकि बैथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन में जाने लगी थी, इसलिए वो कुछ दिन अपनी सिस्टर के घर टाइम स्पेंड करने का इरादा करके बहुत से गिफ्ट्स लेकर अपनी सिस्टर के घर आ जाती है। बैथ सबके गिफ्ट्स देने के बाद जब एली के हस्बैंड का गिफ्ट उसे देने के लिए उसके हस्बैंड का पूछती है तो एली और उसके बच्चे काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि बैथ नहीं जानती कि एली अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, इसलिए बैथ इस बारे में डिटेल में जानना चाहती है। एली बैथ से डिटेल में इस बारे में बात करने के लिए अकेले होने के लिए तीनों बच्चों को पिज्ज़ा लेने के बहाने बाहर भेज देती है और अब बैथ से खुलकर सारी बात करती है। तभी बैथ कहती है, तुम्हें इस बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था। अब मूवी का सीन बच्चों की तरफ जाता है जहां वो पिज्ज़ा लेने के लिए बाहर आए हुए हैं। वहीं अचानक अर्थक्वेक आ जाता है। बच्चे क्योंकि कार पार्किंग एरिया में थे तो वो वहीं बैठ जाते हैं और अर्थक्वेक के रुकने का इंतज़ार करते हैं। कुछ ही देर में अर्थक्वेक रुक जाता है, लेकिन डैनी अपने ही करीब एक होल देखता है जो कि अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। डैनी उस होल के अंदर जाकर देखना चाहता है और वो उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ कुछ किताबें और रिकॉर्डेड टेप्स मौजूद हैं। वहीं उसे कुछ प्रीस्ट फादर की पिक्चर्स भी मिलती हैं। डैनी कुछ आगे बढ़कर देखता है तो वहाँ काफ़ी हॉली क्रॉसेस उसे नजर आते हैं, जिसे देखकर ये समझ आता है कि वहाँ किसी बुरी ताकत को कैद करने का कोई जादू वगैरह है। वहीं साथ उसे आगे एक कब्र नजर आती है जिसे खोलने पर उसमें से जेसिस क्रिस की मूर्ति निकलती है। उसी कब्र में से उसे एक बुक भी मिलती है जो कीड़ों से भरे एक कपड़े में लिपटी हुई थी, और उस किताब और ऑडियो टेप्स को डैनी अपने साथ लेकर उस होल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ इनकी मां एली को दिखाया जाता है जो न्यूज़ में देखती है कि अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो जाती है और अपने नेबर्स के पास जाकर बच्चों को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है, मगर उसी टाइम सामने से तीनों बच्चे लिफ्ट से निकलकर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो मुतमईन हो जाती है, मगर बच्चों को समझाती है कि अर्थक्वेक में लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर ये सब मिलकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि एली लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट की तरफ जाती है। दूसरी तरफ डैनी अपने रूम में जाकर उस किताब को खोलने की कोशिश करता है जो वो साथ लाया था, मगर वो किताब नोकीले दांतों की तरह, जैसे किसी का मुंह हो, इस तरह बंद होती है। किताब खोलते हुए उन्हीं नोकीले दांतों पर डैनी की उंगली टच हो जाती है और खून निकलकर उस किताब पर गिरता है। वो किताब उस खून को अपने अंदर जब्स करके खुद ही खुल जाती है। किताब खुलने पर डैनी देखता है कि उसमें अजीब सी तस्वीरें हैं, कुछ हॉरर सी। अब डैनी वो ऑडियो टेप प्ले करता है जिसमें वो सुनता है कि उस आत्मा को पकड़ने के लिए चर्च के सभी पादरी एक हो गए, मगर उस आत्मा को नहीं काबू कर सके। उसे हराने का कोई रास्ता नहीं। अगर एक बार वो आज़ाद हो जाए तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। इसी बीच दिखाया जाता है कि वो आत्मा रिलीज हो गई है और एली, जो कि लिफ्ट से नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी, वो आत्मा वहीं एली को लिफ्ट के तारों से बांधकर बुरी तरह उसके हाथ पांव तोड़ देती है। अब घर की तरफ लाइट चली जाती है और दरवाज़ा नॉक होता है, जहां दिखाया जाता है एली सही सलामत दरवाजे से अंदर आकर किचन में जाती है और अंडे बनाने लगती है। जब बैथ उसके करीब आती है और उसे आवाज़ देती है तो एली अजीब उल्टियां करने लगती है और अजीब सा बिहेव करती है। अब एली थोड़ा अपने हवास में आती है तो सिर्फ इतना ही कह पाती है कि वो मेरे अंदर है, प्लीज़ उससे मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाने देना।
फिर एली बेहोश होकर गिर जाती है। बेथ और एली के बच्चे एली को रूम में ले जाकर लिटा देते हैं। अब इनके नेबर उनके घर आते हैं। इनके नेबर में से एक लड़का एली की कंडीशन देखता है और इसकी आंखों को अपने हाथ से बंद करने लगता है, मगर वो बार बार खुल रही होती हैं। अब बेथ वहीं एली के पास बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में बेथ का फोन रिंग करने लगता है, जिसपे किसी और की नहीं बल्कि एली की ही कॉल आ रही थी। जब बेथ कॉल रिसीव करती है तो एली उसे कहती है, मेरा जिस्म जल रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। बेथ एली को बाथ टब में ले जाती है, मगर वहीं एली बाथ टब से निकलकर दीवार पर चढ़ जाती है और बाथ टब का पानी उबल रहा होता है। अब एली अजीब तरह चीखने लगती है, जिसकी चीख से सब बेहद परेशान हो जाते हैं। अब एक एक करके एली सब पर हमला करने लगती है। एली अपनी एक पड़ोसी की आंख निकालकर दूसरे पड़ोसी के मुंह में डाल देती है। अब बेथ जल्दी से एली के बच्चों को लेकर अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है। डैनी की बहन ब्रिज डैनी पर चिल्लाती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने वो बुक खोली, ये सब उसी बुक की वजह से हो रहा है। यहाँ बेथ को उस बुक के बारे में पता चलता है। बेथ उस बुक को देखने के बाद समझ जाती है कि ये बुक द बुक ऑफ इविल है और इसी की वजह से वो बुरी आत्मा आजाद हुई है। अब आगे दिखाया जाता है कि ब्रिज का फेस जहां एली ने हमला किया था वो घाव अजीब होने लगता है और उसके मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं। अब जब बेथ ब्रिज को देखती है तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही होती है। वो बेथ को देखते ही उस पर हमला करती है और फिर अपनी छोटी बहन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर उसकी छोटी बहन कीसी अपनी गुड़िया की एक रॉड ब्रिज के मुंह में डाल देती है, जिससे बहुत सा खून निकलता है और ब्रिज बेहोश हो जाती है। वहीं एली को दिखाया जाता है जो आसपास के सब लोगों को मार चुकी है और अब एयर डक्ट के जरिए घर में घुसने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बेथ कोई रास्ता निकालने के लिए वो ऑडियो टेप सुनती है, जिसमें वो सुनती है कि ये किताब खून मांगती है और अगर एक बार ये खुल जाए तो इससे निकलने वाली आत्मा आसपास के सब लोगों को खत्म कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ डक्ट के जरिए एली घर में घुस जाती है और बेथ पर हमला करती है। बेथ एली से लड़ने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज डैनी को मार देती है। बेथ को भी एली मारने ही वाली होती है, मगर केसी बेथ को कैंची देती है जो वो एली के मुंह में डाल देती है, जिससे एली बेहोश हो जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो लोग एली ने मारे थे वो सब जिंदा हो रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं बचेगा। अब साथ ही एली भी दोबारा उठ जाती है और बेथ केसी को लेकर लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट चलने लगती है, लेकिन लिफ्ट चलने के साथ साथ सारी लिफ्ट खून से भर जाती है। लिफ्ट खून से भरते भरते नीचे आती है और खून में भरी बेथ और केसी भी बाहर निकलकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एली उस बुक में बने अजीब से क्रिएचर में तब्दील हो जाती है, जिसमें एली, ब्रिज, डैनी और उनके कुछ पड़ोसी भी आपस में जुड़े हुए हैं। वो सब मिलकर गाड़ी की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर बेथ केसी को लेकर छुपती छुपाती बिल्डिंग से भागने की कोशिश करती है, मगर वो क्रिएचर केसी को घसीट कर ले जाता है। अब बेथ चींसू से उस क्रिएचर को मार देती है। उसके लिए अपने बहन और उसके बच्चों को मारना आसान नहीं था, मगर बेथ के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अब बेथ केसी को लेकर वहाँ से चली गई है, मगर वो आत्मा खत्म नहीं हुई है और वो कोई दूसरी बॉडी का इंतजार कर रही है। और वहीं जेसिका को दिखाया जाता है जो कॉल पर बात करते करते वहाँ आई है। जेसिका, आपको याद है ना, जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी, ये वही जेसिका है। और अब वो आत्मा जेसिका को पोजेस्ट कर लेती है और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।